हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेल अपने सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आखिर मैनेज कैसे करता है? इसे ना एक बहुत ही मैसिव, हाईली एडवांस्ड बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह सोचिए। एक ऐसी फैक्ट्री जहां हर सेकंड हजारों प्रोटीन्स और स्ट्रक्चर्स लगातार बन रहे हैं। अब इस फैक्ट्री का एक मास्टर कंट्रोल रूम होता है जहां एक सेफ वॉल्ट में सारा ब्लूप्रिंट रखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 4 में इसी मास्टर ब्लूप्रिंट यानी जेनेटिक्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के हर एक स्टेप को आज हम बिल्कुल डीमिस्टिफाई कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल केवेल फार्मेसी। आज हम करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री यूनिट 4, जो कि बेसिकली जेनेटिक्स का बेस है। इस पूरे सेशन में हम समझेंगे डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, उसके बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेसेस को डिकोड करेंगे, और हाँ, जेनेटिक कोड भी। और इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है? डेफिनेशन रहेगी इंग्लिश में और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी हिंदी में। तो इस एक्सप्लेनेटर को एंड तक जरूर देखना यार, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज के इस सिलेबस को हम 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पहले बेसिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, फिर कॉपीइंग द कोड यानी रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड, नेक्स्ट होगा ट्रांसलेशन, और आखिर में हम बात करेंगे सिंथेसिस और उससे जुड़े डिसऑर्डर्स की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जिसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाने के लिए सेल के न्यूक्लियस को एक हाईली सिक्योर वॉल्ट या एक लॉकर की तरह इमेजिन कीजिए। यहाँ लाइफ के सारे ब्लूप्रिंट्स बिल्कुल सेफ रखे हुए हैं। सो द डेफिनेशन इज न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेफली स्टोर करते हैं और आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये लिटरली आपके कंप्यूटर की उस मेन हार्ड ड्राइव की तरह है जिसमें सारा एसेंशियल डेटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली सेव होते हैं। इनके 2 मेन टाइप्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। उसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो आपने शायद सुना भी होगा, जीनोम। सो जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म। इसे ऐसे समझिए, अगर न्यूक्लिक एसिड्स इंडिविजुअल ब्लूप्रिंट्स या अलग-अलग किताबें हैं, तो जीनोम वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है जिसमें ऑर्गेनिज्म की हर एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है। एक ऑर्गेनिज्म को बनाने से लेकर उसके ठीक से फंक्शन करने तक की हर सिंगल डिटेल इसी जीनोम में फीड होती है। अब यहाँ इन दोनों मेन प्लेयर्स के बीच एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल है जो डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बनता है। इसमें बेस पेयरिंग हमेशा फिक्स होती है। ए जुड़ेगा टी के साथ और जी जुड़ेगा सी के साथ। इसे फैक्ट्री का परमानेंट मास्टर ब्लूप्रिंट समझिए, जो कभी भी उस सिक्योर वॉल्ट से बाहर नहीं आता। दूसरी तरफ आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और इसका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना है। आरएनए के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ये आरएनए बिल्कुल उस मास्टर ब्लूप्रिंट की एक टेम्पररी फोटोकॉपी की तरह है, जिसे एक्चुअल फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कॉपीइंग द कोड, जिसे हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेटिंग द मास्टर फाइल भी कहते हैं। अब सोचिए, अगर हमारी ये बायोलॉजिकल फैक्ट्री एक्सपैंड हो रही है, नए फैक्ट्री विंग्स यानी नए सेल्स बन रहे हैं, तो मास्टर वॉल्ट के उन एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की डुप्लीकेट कॉपीज तो बनानी पड़ेंगी ना। डीएनए रेप्लिकेशन इज एग्जैक्टली दैट, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डीएनए टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। हिंदी में कहें तो डीएनए अपनी एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, ताकि जब भी सेल डिवीजन हो तो बनने वाले दोनों नए सेल्स को बिल्कुल सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिले। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि आप किसी भी नए सेल को बिना प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के तो छोड़ नहीं सकते। यहाँ ना एक बड़ा ही सिंपल मैथ एनालॉजी ध्यान में रखना है। पुराना डीएनए प्लस नया डीएनए इक्वल्स टू नया स्ट्रैंड। साइंस की भाषा में इसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। होता क्या है, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो दोनों नए डबल स्ट्रैंड्स में एक स्ट्रैंड ओरिजिनल या पुराने डीएनए का होता है और दूसरा स्ट्रैंड बिल्कुल फ्रेशली बनता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक नोटबुक का पेज हो, जिसका आधा हिस्सा पुराना पेपर है और आधा हिस्सा उस पर फ्रेशली प्रिंट हुई इंक है। ये इंश्योर करता है कि फैक्ट्री से कोई भी पुरानी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन गलती से मिस ना हो जाए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोड।
बेसिकली सेंडिंग ऑर्डर्स टू द फैक्ट्री। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए वॉल्ट से बाहर नहीं जा सकता। तो काम कैसे होगा? एक वर्किंग कॉपी बनानी पड़ती है जिसे पढ़कर फैक्ट्री के मशीन्स अपना काम कर सकें। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट, यानी डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। होता ये है कि डीएनए का मैसेज एक स्पेशल आरएनए में कॉपी होता है जिसे हम एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये बिल्कुल एक मैनेजर की तरह है जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट से एक टेम्पररी वर्क ऑर्डर प्रिंट करके लाता है ताकि फैक्ट्री वर्कर्स उस ऑर्डर को देखकर असेंबली लाइन पर अपना काम शुरू कर सकें। लेकिन एक सेकंड, वो इंस्ट्रक्शंस आखिर किस भाषा में लिखे होते हैं? उस स्पेसिफिक भाषा को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। बाय डेफिनेशन, जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटर्मिन्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। मतलब ये वो मशीन लैंग्वेज है जो फैक्ट्री को एग्जैक्ट ऑर्डर में बताती है कि भाई कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पर जोड़ना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कोड को पढ़कर हमारी बॉडी के सारे प्रोटीन्स डिजाइन किए जाते हैं। इस बायोलॉजिकल लैंग्वेज के 3 सबसे स्ट्रिक्ट और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला, ये एक ट्रिपलेट कोड है, यानी 3 नाइट्रोजन बेसेस एक साथ मिलकर किसी एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। दूसरा रूल, ये बिल्कुल यूनिवर्सल है, चाहे एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो या हम ह्यूमंस, ये कोड सभी ऑर्गेनिजम्स में लगभग सेम तरीके से काम करता है ना अमेजिंग? और तीसरा, ये नॉन ओवरलैपिंग है। इसका मतलब है कि हर लेटर को सिर्फ एक ही बार पढ़ा जाता है और अगले सीक्वेंस के साथ दोबारा मिक्स नहीं किया जाता, ताकि इंस्ट्रक्शंस में कोई गड़बड़ी ना हो। ऑलराइट, अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, ट्रांसलेशन यानी मेकिंग प्रोटीन्स। ये है हमारे फैक्ट्री की मेन असेंबली लाइन। अब हम इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के सबसे एक्टिव, सबसे बिजी हिस्से में एंटर कर रहे हैं। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमआरएनए। आसान हिंदी में समझें तो जो एमआरएनए हमने बनाया था उसमें छिपे इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से अब एक्चुअल प्रोटीन्स बनाए जाएंगे। और ये काम करता कौन है? सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो हेवी फैक्ट्री मशीन्स हैं जो एमआरएनए का वर्क ऑर्डर पढ़ती हैं और फिर एक एक करके अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक लंबा सॉलिड प्रोटीन स्ट्रक्चर खड़ा कर देती हैं। ये फैक्ट्री असेंबली लाइन 3 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1 है इनिशिएशन, यानी मशीन को स्टार्ट करना और पहला अमीनो एसिड अटैच करना। स्टेप 2 है इलोंगेशन। इस स्टेप में एक के बाद एक अमीनो एसिड्स की चेन जुड़ती चली जाती है और प्रोटीन लंबा होता जाता है। इसे एक मोतियों की लंबी माला बनते हुए इमेजिन कीजिए। और आखिरी स्टेप 3 है टर्मिनेशन। जब प्रोटीन पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो मशीन को एक स्टॉप सिग्नल मिलता है, प्रोसेस वहीं रुक जाता है और लीजिए बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आना चाहिए। क्या हो अगर हम जानबूझकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रोटीन फैक्ट्री की मशीनरी में कोई रुकावट डाल दें? अगर हम उनकी फैक्ट्री को स्ट्राइक पर भेज दें या ब्लॉक कर दें तो क्या होगा? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमारी मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत बड़ा और क्रूशियल हिस्सा है। और इस सवाल का जवाब है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स आर सब्सटेंसेस दैट ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो केमिकल्स होते हैं जो इस पूरे प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ही कंप्लीटली रोक देते हैं। इसका एक बहुत ही रियल वर्ल्ड एवरीडे एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स। देखिए, जब बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, राइट? ये दवाइयाँ डायरेक्टली बैक्टीरिया की प्रोटीन फैक्ट्री में घुसती हैं और उसकी असेंबली लाइन को जाम कर देती हैं। अब जब बैक्टीरिया के लिए नया प्रोटीन नहीं बनेगा तो फैक्ट्री बंद, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और हमारा इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 5, सिंथेसिस, इनहिबिटर्स एंड क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, यानी जब इस फैक्ट्री में मैल फंक्शंस आते हैं तो बॉडी पर क्या असर पड़ता है। ये सब समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इन चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल्स आते कहाँ से हैं। हमारी बॉडी के अंदर इन न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उन्हें हम नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं। इन्हें बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले हैं प्यूरिन्स जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और दूसरे हैं पिरिमिडीन्स जिसमें साइटोसिन, थायमीन और आरएनए के केस में यूरैसिल आते हैं। हमारी पूरी बॉडी को डीएनए और आरएनए प्रॉपर्ली सिंथेसाइज करने के लिए इन सभी रॉ मटेरियल्स की लगातार जरूरत होती है। लेकिन जहां फैक्ट्री में लगातार काम हो रहा हो वहां मशीनरी पुरानी भी तो होती है ना, चीजें टूटती भी हैं। बस इसी ब्रेकडाउन प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं।
Definition says catabolism is the breakdown of nucleotides into simpler products. मतलब जब बॉडी में पुराने या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं तो उनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये सेल का एक नेचुरल रिसाइकलिंग और डिस्पोजल मैकेनिज्म है जो टाइम टू टाइम जरूरी होता है। पर असली प्रॉब्लम तब आती है जब फैक्ट्री का ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में क्लियर होने के बजाय जमा होने लगता है। देखिए, जब उन प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है तो एंड में एक प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। अगर ये यूरिक एसिड हमारे खून में ज्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में हाइपरयूरेसीमिया कहते हैं। और वही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जब धीरे धीरे आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल्स का ग्रुप लेकर डिपॉजिट होने लगता है तो वो गाउट डिजीज बन जाता है। इस बीमारी की वजह से जॉइंट्स में सिवियर पेन और स्वेलिंग होती है। देखा आपने किस तरह एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की बायोकेमिस्ट्री का सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की हेल्थ और रियल लाइफ जॉइंट पेन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने मिलकर पूरा यूनिट 4 न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक्स कंप्लीटली कवर कर लिया है। मास्टर ब्लूप्रिंट से लेकर फाइनल असेंबली लाइन तक सब कुछ। अगर आपने ये एक्सप्लेनर ध्यान से सुना है तो आई एम श्योर इस टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट अब 100% क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनर से समझने में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और केयरवेल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में यूनिट 5 टाइप कीजिए ताकि हम जल्दी से नया सेशन ला सकें। और हाँ, जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर एक माइक्रोस्कोपिक सेल की फैक्ट्री में इतनी परफेक्शन मौजूद है तो क्या हमारी बॉडी के आगे का इवोल्यूशन पहले से ही इन ब्लूप्रिंट्स में लिखा जा चुका है? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर।